नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो बात कर लेते हैं इस वीडियो में सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ का एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट का मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर। तो 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये, और आई थिंक शायद कल पेपर है ये सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ में 24 अप्रैल 2023 में। तो काफ़ी बच्चों के व्यूज़ थे, कहना था कि सर ये पेपर अपलोड कर दीजिए। तो ये बुकलेट का मैंने अरेंज किया, और कल सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ही पेपर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पेपर है। तो आप सभी व्यूवर्स चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। जिनका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, और सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की भी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी दे रखे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी दे रखे हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। बुकलेट सीरीज़ एस मेरे को अवेलेबल हुई थी, और क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की आंसर की पर सारे लिए गए हैं। आप अगर किसी क्वेश्चन के आंसर से सहमत ना हो, तो आपने अगर उसका किसी टेक्स्ट बुक में या कहीं थ्योरेटिकल पोर्शन में आंसर पढ़ा है तो उसको करेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि कई बार 2-4 क्वेश्चन के आंसर यूनिवर्सिटी में भी मिस्टेक रह जाते हैं। तो आप अपना आंसर करेक्ट मानिएगा अगर आप मेरे बताए गए आंसर से सहमत नहीं हैं तो। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा रिवीजन पर्पस से, क्योंकि जो है कल ही पेपर है सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ का, तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। बहुत जल्दी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे कैसे हैं ये क्वेश्चंस आए थे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य विज्ञापन में शामिल है। तो देखिए पोस्टर्स, दीवार लेखन और विद्युत साइन बोर्ड, ये सारे के सारे जो हैं बाह्य विज्ञापन आउटडोर एडवर्टीजमेंट में शामिल होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन का साधन नहीं है? क्रय, बाइंग या परचेज। विज्ञापन एक व्यक्तिगत सेल्समैन के बिना एक सेल्समैनशिप है, यह कथन है। ये कथन दिया था मेंसन एवं रथ ने। विज्ञापन लाभकारी होता है। तो देखिए बिक्री बढ़ाने में भी, ब्रांड छवि बनाने में भी, और ब्रांड की छवि बनाने में भी, और बाजार पर हावी होने में भी। तो डी इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक विज्ञापन की विधि है? समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। व्यक्तिक विक्रय डैश की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो अप्रत्यक्ष विक्रय, विक्रय कला और ई विक्रय, है ना। डी इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत विक्रय की कमियां हैं। तो देखिए दोनों ही कमियां हैं। कुशल विक्रेताओं का अभाव, सही समय पर सही स्थान पर रहने की कठिनाई, यानी कि सी इसका सही ऑप्शन है, ए और बी दोनों। व्यूवर्स, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 6396242878 पर 50 रुपीज़ केवल डिपॉजिट करवा करें अपना जो है इसकी PDF भी ले सकते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ के, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जिसमें भी चाहिए हो, आप केवल और केवल मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा। आप जब मैसेज देंगे तो जैसे ही समय मिलता है आपको जो है PDF इसकी सेंड कर दी जाएगी। ठीक है व्यूवर्स, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बी सही है कि प्रचार हेतु निर्माता को कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता है। देखिए यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में, प्रचार में डिफरेंस होता है। एडवर्टीजमेंट के लिए तो पेमेंट देनी पड़ती है, पब्लिसिटी के लिए नहीं देनी होती है। जैसे आप अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप किसी को बताते हैं कि अरे वो वाला डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। आपको वो कोई डॉक्टर ऐड नहीं दे रहा है ना, कि करने के लिए नहीं कहा है उसने डॉक्टर ने। अगर आप जो ये कहते हैं कि भैया वो पर्टिकुलर जो है कोई टिक्की गोलगप्पे वाला बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छी टिक्की गोलगप्पे बनाता है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। वो टिक्की गोलगप्पे वाला आपको कोई पेमेंट
नहीं दे रहा है, आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, ठीक है। और जो एडवर्टीज़मेंट होता है उसके लिए पेमेंट खर्च करनी पड़ती है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट है आपका संबंध विपणन में शामिल है। तो ग्राहक, वितरक, पूर्तिकर्ता, ये तीनों शामिल होती हैं, तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। विक्रय मशीन एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण है फुटकर विक्रय का जो रिटेलिंग का है। विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है। बहुत बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आया है, तो इसको आप इस कोटेशन को, इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा। ये पाल मजूर की है, ये बीकॉम में भी आई थी लास्ट ईयर, ध्यान रखिएगा, पाल मजूर। नेक्स्ट है विपणन एवं विक्रय दोनों पर्यायवाची हैं, नहीं, तो ये बिल्कुल जो है गलत है, असत्य है। विपणन मिश्रण का एक संयोजन है, तो क्या है वो? वस्तु, मूल्य और संवर्धन, सभी है, तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। संवर्धनात्मक विज्ञापन में शामिल है, तो इसमें प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग में प्रदर्शनी, शोरूम और वातायन विज्ञापन जो विंडो एडवर्टाइजिंग होती है, ये सभी शामिल है, डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। उपभोक्ता बाजार विभक्तिकरण का कौन सा आधार नहीं है? वो है व्यवसाय की प्रकृति, यानी कि बिजनेस जो है वो किस तरह का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विपणन का कौन सा कार्य नहीं है? देखिए एजुकेशन, शिक्षण, ये जो है विपणन का कार्य नहीं होता है। विपणन अवधारणा उपभोक्ता प्रधान है, जो कि सुग्रंथित विपणन द्वारा समर्थित होती है और जिसका लक्ष्य उपभोक्ता संतुष्टि उत्पन्न करना होता है, जो कि संगठनात्मक लक्ष्यों की संतुष्टि का आधार है। यह कथन है, देखिए फिलिप कॉटलर जो कि फादर ऑफ मार्केटिंग है ना, तो उनका स्टेटमेंट है, फिलिप कॉटलर का। विपणन के उपयोगिता अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो वो दी गई है रिचर्ड बर्स्किक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है विपणन प्रारंभ होता है। देखिए विपणन सीधी सी बात है, उपभोक्ता से प्रारंभ होता है। विपणन की आधुनिक विचारधारा स्वीकार नहीं करती, क्या? ग्राहकों की असंतुष्टि, ठीक है। देखिए जब ग्राहक की किसी प्रोडक्ट का यूज़ करने के बाद अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस प्रोडक्ट बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए जो ग्राहकों का संतुष्ट होना है वो बहुत ज़रूरी होता है। बाह्य वातावरण होता है, बाह्य वातावरण जो होता है वो देखिए अनियंत्रणीय होता है। पर्यावरण में एक ही चीज़ स्थायी है और वो है परिवर्तन। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो है एल्विन टॉफलर का स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म पर्यावरणीय घटकों पर विपणन प्रबंध का नियंत्रण होता है। सही है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ना, ये ऑप्शन राइट है। हाँ, विक्रय का क्षेत्र विपणन की तुलना में होता है, वो क्या होता है? बिल्कुल सीमित होता है, नैरो होता है। विक्रय अवधारणा का उद्देश्य है वो होता है विक्रय की वृद्धि के द्वारा लाभ अधिकतमीकरण। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है इसमें। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक निर्धारक नहीं है? पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक घटक है? तो वो होती हैं ऑप्शन नंबर डी, आधारभूत आवश्यकताएं। एक उपभोक्ता का जीवन स्तर एक बड़ी सीमा तक उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है, यह कथन है बिल्कुल सही है, ये बात सत्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। AIOD का अर्थ, यानी कि आपको पूरा नाम बताना है। देखिए ऑप्शन भी करेक्ट है। A फॉर एक्टिविटी, I फॉर इंटरेस्ट, O फॉर ओपिनियन और D फॉर डेमोग्राफी, ठीक है। एक्टिविटी, इंटरेस्ट, ओपिनियन, डेमोग्राफी, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्रय प्रेरणाओं को भावनात्मक एवं
विवेकपूर्ण क्रय प्रेरणाओं के रूप में किसने वर्गीकृत किया था? वो किया था एडविन बी फिलिप्पो ने। भावनात्मक क्रय प्रेरणा है तो देखिए वो भय एवं सुरक्षा भी है, प्रेम भी है और दिखावा भी होती है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। उपभोक्ता क्रय व्यवहार के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मॉडल के जन्मदाता हैं, वो हैं फ्रायड। विपणन पर्यावरण के मूलभूत अंग हैं, तो देखिए ये भी है माइक्रो और मैक्रो। तो ये हैं आपके दो। कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन, विपणन अवधारणा विक्रयण का अंग है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, विपणन के उत्पादोन्मुखी अवधारणा में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, ग्राहकों की आवश्यकताओं को वरीयता। विपणन के 4P में शामिल नहीं है। देखिए 4P आप सबको पता ही होगा, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। तो ये जो नियोजन है, प्लानिंग है, ये शामिल नहीं है और मैकार्थी ने इसको डेवलप किया था। एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। क्रय करते समय किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को क्रय व्यवहार कहा जा सकता है, तो यह कथन किसका है? यह है गोथे का। पुनः विक्रय हेतु जो उत्पाद क्रेता क्रय करता है कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं संगठनात्मक क्रेता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक मोबाइल का मूल्य 10,000 के स्थान पर 9,999 रुपये तय करना किस नीति का परिचायक है? जाहिर बात है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाता है, भली चाहे 1 रुपया कम होता है, तो वो होता है मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण नीति, ऑप्शन सी करेक्ट है। थोक विक्रेता कड़ी है। देखिए थोक विक्रेता जो होता है इंग्लिश में उसे कहते हैं होलसेलर। ये उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच की कड़ी होता है। कंपनी जो होती है वो अपना सामान जो होती है वो होलसेलर को दे देती है और होलसेलर से जो है वो रिटेलर लेता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर टिकाऊ उत्पाद है? गैर टिकाऊ, नॉन ड्यूरेबल सब्जियां। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दो तरीके के जो होते हैं प्रोडक्ट्स हैं। बस का यूज़ कई बारी किया जा सकता है, लंबे समय तक किया जा सकता है। टेलीविज़न का यूज़ भी लंबे समय तक किया जा सकता है। सब्जियां आपने एक बारी खाई और वो ख़त्म होगी। चाय आपने एक बारी पी, ख़त्म होगी। खाना आपने खाया, ख़त्म हो गया। दूध आपने पिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हम एक ही बार यूज़ कर लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हो जाते हैं हमारे नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। अगर हम खाने के बर्तनों की बात करें तो वो सालों साल चलते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। हम उसमें 2 रोटी रखी, 4 रोटी रखी, वो हमने खा ली तो वो ख़त्म होगी, नॉन ड्यूरेबल। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन बाजार विभक्तिकरण के लिए भौगोलिक आधार है? देखिए वो क्या होती है? जलवायु। चलिए नेक्स्ट है, उत्पाद उपयोगिताओं का एक पुलिंदा है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें उत्पाद के विभिन्न लक्षण और उसके साथ दी जाने वाली सीमाएं सम्मिलित हैं। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये W. एंडरसन ने दी है, ऑप्शन सी करेक्ट है। वस्तुओं के जीवन चक्र की 3 अवस्थाओं के लिए सामने लिखी हुई कौन सी नीति जो है वो उचित रहेगी? ठीक है ना। तो ये आपका जो ऑप्शन है, देखिए मैं बता देता हूँ सीधा सीधा जो है, ये अवस्थाएं हैं और ये नीतियां हैं। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। जो प्रारंभिक यानी कि इनिशियल या इंट्रोडक्शन की स्टेज होती है तो वो होती है आपकी भेदभावहीन विपणन की, भेदभावहीन विपणन नीति की। ठीक है, ये 2 के साथ आपका मैच करता है। बी है आपका ग्रोथ यानी कि विकास, तो वो होती है आपकी केंद्रित नीति। और जो सी है आपका परिपक्व यानी कि मैच्योरिटी, तो वो 1 के साथ है आपकी भेदभावपूर्ण विपणन नीति। ठीक है ना। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। उत्पाद यदि उपभोक्ता
बाजार के लिए है तो वितरण मार्ग। सीधी सी बात है, वितरण मार्ग क्या होगा? लंबा होगा। ठीक है। 46, एक निर्माता द्वारा उच्च गुणवत्ता या कीमत वाले उत्पादों को पेश करने की प्रक्रिया जिसके निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रसिद्ध हैं, तो क्या कहलाएगा? तो ट्रेडिंग अप, ऊर्ध्वमुखी व्यापार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए सही है कि उपभोक्ता व्यवहार अनिश्चित होता है। तो सीधी सी बात है कि उपभोक्ता जो है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट लेता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी राइट ऑप्शन है, यानी कि बिल्कुल असत्य है कि अधिकांशतः नवीन उत्पाद बाजार में सफल होते हैं ना, ये जो है बिल्कुल असत्य है। अधिकतर जो नए नए जो प्रोडक्ट आते हैं वो मार्केट में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। गुड डे बिस्किट उत्पाद है, किसका है? आप सभी ने खाया होगा, ये ब्रिटानिया का है। कौन सा ब्रांड नाम है? तो देखिए रिलायंस, वीडियोकॉन और जिंदल, ये सभी जो हैं ब्रांड नेम है। डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। उपभोक्ता व्यवहार मानसिक चिंतन है, यह कथन है, तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाजार विभक्तिकरण है, देखिए जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है वो उपभोग कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है या कस्टमर ओरिएंटेड होता है, उपभोक्ता केंद्रित है। बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हरित विपणन देन है, किसकी? पर्यावरण विदों की। पीएलसी का पूरा नाम आप सब जानते ही हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कई बार ये क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विपणन का एक रूप है? तो परियोजना का निर्यात, समझा जाने वाला निर्यात और वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात। तो डी राइट ऑप्शन है इसका उपयुक्त सभी। चलिए, उपभोक्ता उत्पाद के ग्राहक हैं, तो देखिए उपभोक्ता उत्पाद के ग्राहक कौन होते हैं? वो अंतिम उपभोक्ता होते हैं। पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आजकल देखिए टीवी पे जो आ रहा है वो रणबीर कपूर आ रहा है जब भी एडवर्टीजमेंट आता है। ब्रांड में सम्मिलित हैं, तो ब्रांड में एक चित्र भी हो सकता है, एक नाम भी हो सकता है और कुछ शब्द भी हो सकते हैं। डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दंत कांति उत्पाद है ना, टूथपेस्ट आप सभी जानते हैं, किसका है? ये पतंजलि का ही है। विक्रय पश्चात सेवा से बढ़ती है, क्या बढ़ती है? उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ती है जब आफ्टर सेल सर्विस होती है। मान लीजिए आप एक CFL खरीदते हैं और दुकानदार कह देता है कि इसकी 1 साल की गारंटी है, तो डेट लिख करके दे देता है उस CFL पर। 1 साल से पहले अगर ख़राब हो जाती है तो आप उसको दे करके नई वो CFL जो है वो ले सकते हैं, या कोई भी और प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। उत्पाद जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है, तो सीधी सी बात है वो होती है डिक्लाइन, जो इन्होंने 4 दे रखी है इस समय। वैसे टोटल 6 होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन और ऑब्सोलेंसिस। अगर हम 4 के हिसाब से देखें तो यहाँ पर डिक्लाइन है, क्योंकि जो फिलिप कॉटलर की किताब है ना, तो उसमें जो ऑब्सोलेंसिस और आपकी सैचुरेशन वाली जो कंडीशन है, अवस्था है, वो नहीं दे रखी है। तो यहाँ अगर हम 4 के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर डिक्लाइन बैठती है, क्योंकि फिलिप कॉटलर की किताब में केवल 4 ही स्टेजेस दे रखी हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से। बट अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें तो वो टोटल 6 बैठती हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में आंसर आता है ऑप्शन, तो आप 6 पे टिक लगाइएगा कि प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल कितने होते हैं, तो टोटल 6 होते हैं। 4 पे मत लगाइएगा, वो गलत हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, वो था सन 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, पैकेजिंग विक्रय में सहायता करता है। अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं, तो सूक्ष्म नाम भी होना चाहिए, स्मरणीय भी होना चाहिए और आकर्षक भी होना चाहिए। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अब असत्य पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है आपसे,
तो डी राइट ऑप्शन है कि उत्पाद की परिपक्वता की अवस्था में विक्रय न्यूनतम बिंदु पर होते हैं। उत्पाद नवाचार का मुख्य कारण है, तो देखिए वो क्या होता है, वो होता है लगातार हानि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही कथन सत्य हैं, ए और बी की मूल्य नीति उच्च प्रबंध द्वारा निर्धारित की जाती है और मूल्य निर्णय या निर्धारण प्रक्रिया को विभिन्न घटक प्रभावित करते हैं। तो सी राइट ऑप्शन है इसमें, ए और बी दोनों स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही हैं। एक बड़ी कंपनी किसी विशेष उत्पाद के नाम के लिए अलग ब्रांड का उपयोग कर सकती है। इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सत्य कथन है। उत्पाद हो सकता है, तो देखिए उत्पाद जो है वो मूर्त भी हो सकता है, यानी कि टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों हो सकते हैं। तो सी राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। उत्पाद मिश्रण संरचना में शामिल है, तो तीनों शामिल हैं। उत्पाद मिश्रण का चौड़ाई पक्ष, उत्पाद मिश्रण का गहराई पक्ष और उत्पाद मिश्रण का संगति पक्ष, है ना। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। उत्पाद पंक्ति को संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है? कि ऑप्शन बी उत्पादों का समूह जो निकट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है ब्रांड है। ब्रांड जो होता है वो अपंजीकृत होता है, अनरजिस्टर्ड होता है। पैकेजिंग की सबसे मुख्य या बुनियादी कार्य हैं, क्या होती हैं? सुरक्षा। कोई भी प्रोडक्ट जब पैक किया जाता है वो इसलिए पैक किया जाता है ताकि उसके अंदर का जो प्रोडक्ट है वो सही रहे, उसकी सुरक्षा हो। पैकेजिंग में किसी उत्पाद के लिए कंटेनर या आधान पात्र या रैपर के डिज़ाइन और उत्पाद की सभी गतिविधियां शामिल हैं। तो यह परिभाषा है, ये किसने दी है? ये विलियम जे स्टेंटन ने दी है। लेबल सूचना देने वाली चिट, लपेटने वाला कागज अथवा सील है जो वस्तु या उसके पैकेज से जुड़ी हुई है, यह कथन है। तो ये कथन है मेंशन एवं रथ का। चलिए लेबलिंग का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए? देखिए उत्पादों का नाम बताने के लिए, उत्पादों का ब्रांड दिखाने के लिए और निर्मात्री फर्म का नाम दिखाने के लिए, सभी के लिए होता है। तो डी राइट ऑप्शन है इसका, उपयुक्त सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली की विधि नहीं है? वो है आपकी दलाल एजेंट, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी थोक व्यापारी की विशेषता नहीं है? थोक व्यापारी की ऑप्शन है कि उपभोक्ता को सीधे माल बेचना, जाहिर सी बात है होलसेलर रिटेलर को देता है और रिटेलर जो है वो ग्राहक को देता है। चलिए नेक्स्ट है वितरण के माध्यम के चुनाव को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आदेश का आकार भी, ग्राहकों की संख्या भी और निर्मित उत्पादों की संख्या भी। डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। उत्पादक, फिर थोक विक्रेता, फिर फुटकर विक्रेता, फिर उपभोक्ता, यह संकेतक है किसका है? ये होता है अप्रत्यक्ष वितरण विधि का, जो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। वितरण वाहिका एक महत्वपूर्ण तत्व है, किसका है? मार्केटिंग मिक्स का, विपणन मिश्रण का। ए ने अपना घर बी को बेच दिया और उसे अपना कब्जा भी दे दिया, क्या यह एक भौतिक वितरण है होगा? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, निश्चित रूप से नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। विक्रय संवर्धन गतिविधियां चलती हैं, कम समय के लिए चलती हैं, ऑप्शन बी। संवर्धन या प्रवर्तन में विज्ञापन, व्यक्तिक विक्रय, विक्रय संवर्धन और अन्य विक्रय उपकरण सम्मिलित है, यह कथन है स्टेंटन का, यानी विलियम जे स्टेंटन जो पूरा नाम है। जन संपर्क आवश्यक है, देखिए व्यवसायियों के लिए भी होता है आवश्यक, सरकार के लिए भी होता है और सरकारी प्रतिष्ठान के लिए भी होता है। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी के लिए।
आधुनिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में जनसंपर्क होता है, तो बिल्कुल अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही हैं। विक्रय संवर्धन व्यक्तिक विक्रय में सहायता करता है, ये भी सही है। और विक्रय संवर्धन उपभोक्ताओं को क्रय हेतु प्रेरित करता है, ये भी सही है। तो सी राइट ऑप्शन है इसका, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन संवर्धन मिश्रण का तत्व नहीं है, प्रमोशनल मिक्स का? तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। एक उत्पाद जीवन चक्र के वक्र का आकार है, देखिए बेल के आकार का होता है। दी कर्व ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ऑफ, है ना, ये बेल का आकार होता है इस टाइप का। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। प्लास्टिक मुद्रा कौन सी होती है? जाहिर सी बात है एटीएम होता है, ऑटोमेटेड मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना, एटीएम कार्ड। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। डैश एक तरह की विपणन संकल्पना या अवधारणा नहीं है, तो वो है पूर्ति अवधारणा। मूल्य निर्धारण प्रभावित होता है तो प्रतियोगिता से भी, उत्पादन लागत से भी और मांग की लोच से भी। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी से। मलाई उतारने वाली कीमत है, मलाई उतारने वाली चाहे वो प्रोडक्ट अधिक कीमत का हो जाता है, सी राइट है, अधिक कीमत। भौतिक वितरण प्रणाली के कार्य में शामिल है, ऑप्शन डी भंडारण, परिवहन एवं स्टॉक निर्णय, डी राइट ऑप्शन है। ट्रेडमार्क ब्रांड का कानूनी रूपांतर है, ये कथन है, ये कथन बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन नंबर ए। विपणन से तात्पर्य उन व्यावसायिक क्रियाओं के निष्पादन से है जो कि उत्पादक के उपभोक्ता या प्रयोगकर्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को निर्दिष्ट करती है, यह कथन है। यह है ऑप्शन बी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का। संवर्धन शब्द लिया गया है, देखिए जो आपका प्रमोशन शब्द बार बार आता है ना, इसको लिया गया है लैटिन भाषा से। चलिए नेक्स्ट है, दरवाजे से दरवाजे तक अथवा गोदाम से गोदाम तक की सुविधा प्रदान की जाती है, जाहिर सी बात है सड़क परिवहन के द्वारा ही की जाएगी। विज्ञापन को वस्तु एवं सेवा की मांग उत्पन्न करने की कला कहा जाता है, कहा जा सकता है, यह कथन है, यह CL बोलिंग का। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी कि विज्ञापन पर व्यय किया गया धन अपव्यय है ना, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो ये व्यूअर्स था सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ का MCOM का 2022 का क्वेश्चन पेपर। आप PDF ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 6396242878। तो आप जो है केवल 50 रुपये डिपॉजिट करा के आप पिछले 6-7 सालों के मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक भी है उसमें, मीडियम मेंशन करिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो वो आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। कॉल मत कीजिएगा, केवल मैसेज कीजिएगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।